आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर-कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। दो टाइप की स्किल्स होती हैं जिन्हें हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। हार्ड स्किल्स का मतलब है कॉमन फील्ड वाले नॉलेज और स्किल्स जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह। सॉफ्ट स्किल्स उन एबिलिटीज और क्वालिटीज को दिखाते हैं जो लोगों के अंदर होती है। उन्हें डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस और लगन की ज़रूरत होती है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का होना आपको अपनी कंपनी या इंडस्ट्री में वैल्यूएबल बना देगा। जैसे मान लो आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स की कमी है, तो आपको अपने करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए इन दोनों को डेवलप करना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में हमें मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी इंटरव्यू, पर्सुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं सिखाते। इस बुक के ऑथर रॉनी स्क्रूवाला को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कई दशकों के अनुभव के बाद यह एहसास हुआ कि सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो असली वजह है जिसकी वजह से लोगों को हायर या प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो एम्प्लॉयज सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे होते हैं उन्हें अपने करियर में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये वो इनविजिबल स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप करना ज़रूरी है ताकि ये हमें आगे बढ़ा सकें। हम सबकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आज कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असर न पड़ा हो। इसलिए हमें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। अपने करियर को बचाने और इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाइए। किसी प्रेजेंटेशन, पिच या बातचीत को शुरू करने का बेस्ट तरीका है इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छी स्टोरी हर किसी को पसंद आती है। ये हमें दूसरों के बारे में और जानने का और कनेक्शन बनाने का मौका देता है। एक अच्छी स्टोरी आपका ध्यान खींचती है। ये एक रिएक्शन की शुरुआत करती है और लोगों को याद भी रहती है। एक अच्छी स्टोरी कल्चरल और भाषाओं की सीमा को भी तोड़ने में मदद करती है। जैसे आकाश और करण एक हेल्थ केयर कंपनी में डेटा साइंस की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों की सेम एजुकेशन और काम का सेम बैकग्राउंड है। दोनों से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए, हम आपको क्यों हायर करें। आकाश ने वही किया जो ज्यादातर एप्लीकेंट्स करते हैं। उसने वही रिपीट किया जो उसके रेज्यूमे में लिखा हुआ था। वो हर जॉब की डिटेल रिपीट करते हुए बोलता रहा। इंटरव्यू लेने वाली इतनी बोर हो गई कि उसे ऑलमोस्ट नींद आ गई थी। जबकि करण का अप्रोच अलग था। उसने कहा, मुझे पता है आप मेरा रेज्यूमे पढ़ चुके हैं और मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, लेकिन टीनेज से ही मेरा इंटरेस्ट हेल्थ केयर और डेटा साइंस में रहा है। एक बार मेरी माँ बीमार हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी, क्योंकि यहाँ करण ने ये स्टोरी सुनाई कि कैसे उसकी माँ की हेल्थ इमरजेंसी से बचा जा सकता था अगर उस हॉस्पिटल के पास उसकी माँ के सिम्टम्स का डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और प्रिडिक्टिव मॉडल होता तो। उसने ये कहते हुए अपनी स्टोरी खत्म की कि इसलिए इस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर डेटा साइंस और लोगों की जान बचाने के प्रति मेरे अंदर एक पैशन जगा दिया। तो क्या लगता है आपको, किसे हायर किया जाएगा? बेशक करण को, क्योंकि उसकी स्टोरी ने उसे भीड़ से अलग खड़ा किया और अच्छा इंप्रेशन जमाने में मदद की। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने का टैलेंट बस गिने चुने लोगों में होता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी ये स्किल सीख सकता है। प्रोफेशनल टर्म्स में बोले तो कहानी सुनाने का मतलब है किसी आइडिया को अपने या दूसरों के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके समझाने की काबिलियत। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन आप भी एक स्टोरी टेलर हैं। आप डेली दूसरों को स्टोरी सुनाते हैं। जैसे आपका पार्टनर आपसे कहता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो आप समझाते हुए बताते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो भला इस हुनर को अपनी जॉब में क्यों ना यूज़ किया जाए? स्टोरीज लोगों को बताती हैं कि आप कितने ईमानदार, इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग हो। ये आपको एक की आइडिया पर जोर देने में हेल्प करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम अभी जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं उससे मुझे याद आया। अपनी हर बात को कहानी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप कहें, सिर्फ कुछ खास मौक़ों के दौरान कहानी सुनाते रखें ताकि उसका गहरा असर हो। बुरी खबर देने के लिए कहानी का इस्तेमाल ना करें। मुश्किल समय के दौरान आपको फर्म और क्लियर रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अपनी स्टोरी को छोटा और सिंपल रखें। इसके लिए 1 से 2 मिनट काफ़ी होंगे। अगर आपकी स्टोरी इससे लंबी हुई तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो आपके मैसेज को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टोरी का गोल होता है किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाना या जो लेसन आप समझाना चाहते हैं उस पर जोर देना।
जब ये शॉर्ट और क्लियर होगा तभी लोग आपका पॉइंट समझ पाएंगे। जैसे रॉनी स्क्रूवाला और उनकी टीम कई दिनों तक एक एग्जीक्यूशन को प्लान करने में लगी हुई थी। वो लोग घंटों तक बहस करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। रॉनी फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी टीम ये मिलकर करे। इसलिए उन्होंने उन्हें एक स्टोरी सुनाई। ये कहानी बचपन में उनके स्विमिंग सीखने के बारे में थी। उनके इंस्ट्रक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की पर रॉनी स्विमिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर अचानक रॉनी के पिता ने उन्हें उठाया और पूल के गहरे साइड पर फेंक दिया। उनके पास कोई फ्लोटर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। रॉनी ने अपना हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और पानी में ऊपर नीचे जाने लगे। वो बेहद डर गए थे, लेकिन किसी तरह वो सरफेस पर आए और तैरने लगे। रॉनी के पिता ये देखकर बहुत खुश हुए। रॉनी ने अपनी टीम को कहा कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी कभी आपको बस एक जंप मारने की जरूरत होती है। रिस्क लो और उस काम को कर जाओ। उनकी स्टोरी शॉर्ट और क्लियर थी, जो लोगों को इजीली याद रह जाती। इसमें ड्रामा, ह्यूमर और मन छू लेने वाली बात थी। एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए आपको बढ़ा चढ़ाकर बताने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं सच। अपनी स्टोरी में कोई एक्साइटिंग डिटेल्स ऐड मत करो, क्योंकि अगर आप सेम स्टोरी को अलग डिटेल्स के साथ सुनाओगे तो लोगों को निराशा होगी। इसलिए सिर्फ अपने असली एक्सपीरियंसेस शेयर करो। इससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप सच्चे और भरोसेमंद हो। आप रातों रात एक अच्छे स्टोरी टेलर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आजकल टॉप कंपनीज कहानी बताने को अपने लीडरशिप ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानी बहुत इफेक्टिव होती है, खासतौर पर जब किसी बड़े ग्रुप के साथ बात की जा रही हो। अगर आपकी कंपनी में इस टाइप की ट्रेनिंग ना भी हो, तो भी आप इसे खुद से सीख सकते हैं। अपनी पर्सनल स्टोरीज कलेक्ट कीजिए और दूसरों के इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस भी सुनिए। आप अपने बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं। इससे आपको उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा कि आप बोरिंग है या इंटरेस्टिंग। आप टेड टॉक देखकर इसे सीख सकते हैं। टेड टॉक सिर्फ 10 से 18 मिनट का होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव होता है। आमतौर पर बेस्ट स्पीकर्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए और उनके मेन पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए स्टोरीज यूज करते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करो और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो।
ऑल शाइन नो वाइन। अपने टीनेज में हमें एहसास होता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स या एम्प्लॉयज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो हमें जॉब देंगे, हमारा करियर बनाएंगे वगैरह। इसी का नाम जिंदगी है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। जब हम कॉलेज पूरा करके अपनी पहली जॉब करते हैं तो हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। हमें कुछ भी यूं ही नहीं मिलने वाला। अगर हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा सैलरी चाहते हैं या अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें अपना इरादा पक्का करना होगा। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप सब कुछ अकेले कर लें। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी के लिए टीम वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर काम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाए तो आपको दूसरों को ब्लेम करना या शिकायत नहीं करना चाहिए। आपके बॉस और कलीग्स को आपसे उम्मीदें होती हैं और वो आप पर भरोसा करते हैं। उन्हें टास्क को समझने और एक्शन लेने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हम अक्सर दूसरों का सपोर्ट चाहते हैं या चेक करते हैं कि कहीं बाकी लोग हमारे काम स्टार्ट करने से पहले ही आगे तो नहीं बढ़ गए। लेकिन हमें ये आदत चेंज करनी होगी। पहल करना सीखो। आप में जिम्मेदारी का एहसास और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। एंटाइटलमेंट का मतलब इस बिलीफ से है कि आप नेचुरली कोई प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार और स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। एम्प्लॉयज़ को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता है क्योंकि ये दिखाता है कि लोग टीम ओरिएंटेड नहीं है। जो इंसान खुद को किसी चीज़ का हकदार समझता है वो हमेशा शिकायत करता रहता है, बहाने बनाता है और अपनी गलतियों का इल्ज़ाम हमेशा दूसरों पर लगाता रहता है। दो टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक वो जो देखते हैं कि क्या गलत है और दूसरे जिन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। पहले टाइप के लोग वो होते हैं जो हर बात पर शिकायत करते हैं। उन्हें हर बात पर अपने बॉस, अपने कलीग्स और कंपनी को ब्लेम करने की आदत होती है। जबकि दूसरे टाइप के लोग सल्यूशन ढूंढने वालों में से होते हैं। हर वक्त शिकायत करने के बजाय वो अपने टाइम का इस्तेमाल प्रॉब्लम को इफेक्टिवली फिक्स करने के लिए करते हैं। कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को नॉलेज या स्किल्स की ट्रेनिंग देती हैं। आप अपने कलीग्स को पूछ सकते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट से उनके बारे में और पता कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बूट कैंप या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी रखती हैं। अगर आप कंपनी में नए हैं तो अकेलापन फील कर सकते हैं, इसलिए कोई सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए। अगर आपकी कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती है तो भी आप खुद को डेवलप करने के लिए पहल कर सकते हैं। ये पूछने के बजाय कि मेरा बॉस या कंपनी मेरी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती, ये पूछें कि मैं अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। आमतौर पर बॉस को सेल्फ मोटिवेटेड लोग पसंद होते हैं। अगर आप अपने करियर ग्रोथ को खुद कंट्रोल करोगे तो उसमें और ज़्यादा एक्सेल करोगे। आप तब तक अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं कर सकते जब तक कि आप हार की जिम्मेदारी उठाना ना सीख लो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना। एक बुरा लीडर कोई गलती होने पर उसकी जिम्मेदारी टीम मेंबर्स के ऊपर थोप देता है, जबकि एक अच्छा लीडर हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। एम्प्लॉयज़ इस खूबी को एक पोटेंशियल लीडर में आसानी से नोटिस कर लेते हैं। याद रहे, हम हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते। साथ मिलकर काम करने और ग्रेट रिजल्ट पाने के लिए हमें टीम मेंबर्स की ज़रूरत होती है। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि करंट जनरेशन ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड का शिकार है। सोशल मीडिया ने लोगों को बयानबाजी करने का एडिक्ट बना दिया है, जो असल में उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। रॉनी स्क्रूवाला कहते हैं कि हमें बात कम और काम ज़्यादा करना चाहिए। आपका एक्सीलेंट काम खुद आपके लिए बोलेगा। एक एंटाइटल्ड वर्कर सोचता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सीनियर कलीग से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बेशक वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्राइसिस के दौरान उनके पास काम करने का एक्सपीरियंस या मैच्योरिटी नहीं होती है। कुछ सालों बाद एंटाइटल्ड वर्कर को एहसास होगा कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वो लोग जो मैनेजर या सीईओ के तौर पर उभरते हैं, उनमें मैं कर सकता हूं का एटीट्यूड होता है। ये लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप अपने बॉस को प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपके लिए काम के नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें प्रॉब्लम से निपटने का प्लान बताओ और एक्शन लो। जल्द ही वर्कप्लेस पर आप जो जिम्मेदारियां संभालेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगेंगी और कंपनी में आपका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। आपको वो जादुई शब्द सीखने की ज़रूरत है जिनका इस्तेमाल भरोसेमंद लोग करते हैं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आपका प्रोफेशन जो भी हो, ये कहने से आपका बॉस खुश हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि आप किसी मदद लिए बिना अपने बलबूते पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगली बार जब आपके वर्कप्लेस पर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने बॉस से कहें, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और फिर अपने वादे के अनुसार उसे हल करने की पूरी कोशिश करें। जल्द ही वर्कप्लेस पर आप जो जिम्मेदारियां संभालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगेंगी और कंपनी में आपका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। एम्पैथी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। एम्पैथी का मतलब है हमदर्दी या दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इसका मतलब है खुद को दूसरे की सिचुएशन में रखकर देखना। अगर आप हमदर्दी दिखाओगे तो आपको भी वही मिलेगा। एम्पैथी लोगों को इंस्पायर करती है और भरोसा कायम करती है। इसका सीक्रेट बस ये है कि आपको पता होना चाहिए अपने वर्कप्लेस में कब और कहाँ हमदर्दी दिखानी है। काम में एम्पैथी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दें। एक मैनेजर या टीम लीडर स्ट्रांग होने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ने पर हमदर्दी भी दिखा सकता है। वर्कप्लेस में एम्पैथी का मतलब है कि हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, जो अक्सर हमारे काम को अफेक्ट कर सकती है। तो आप एम्पैथी कैसे दिखाएंगे ताकि आप कमज़ोर भी ना लगे और कोई आपको बेवकूफ़ भी ना समझे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सेल्स टीम के लीडर हो। 9 बजे आपकी जूम मीटिंग है। शुरू के 15 मिनट आप टीम को अपडेट करते हो, उसके बाद हर एक मेंबर को अपनी प्रोग्रेस प्रेजेंट करने का मौका देते हो। आप नोटिस करते हो कि पिछले कुछ दिनों से सीता हमेशा 9:15 पर लॉगिन करती है। एक दिन आप उसे मीटिंग के बाद फ़ोन करते हो। आप कहते हो, सीता क्या प्रॉब्लम है? तुम डील्स तो क्लोज कर रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मीटिंग के पहले 15 मिनट मिस कर देती हो। वो कहती है कि उसके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ जाते हो कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो डेली सेम टाइम पर लॉगिन करती है। तो आप एम्पैथी दिखाते हुए उसे बोल सकते हो, अगर कोई पर्सनल बात है तो मुझे बताओ, लेकिन तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में हमेशा 9 से 9:15 के बीच ही प्रॉब्लम क्यों होती है? तो देखा आपने, आपका जवाब दिखाता है कि आपको उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की परवाह है। हो सकता है कि उसे सच में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसे ये भी बता रहे हो कि आपको पता है कि वो झूठ बोल रही है। इस तरह आप उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका देते हुए ये भी जता दोगे कि वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इसी बीच अगर आपके कोलीग्स आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो उनकी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप उनकी प्रॉब्लम फिक्स न कर पाएं, या ज़रूरी नहीं है कि आप उनके थेरेपिस्ट बने। किसी को टाइम देना और उन्हें सुनना भी काफ़ी होता है। फ्रेंडशिप करने के अलावा एम्पैथी दिखाना आपको खुश रखेगा और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती है कि आप क्या जानते हो, जब तक कि उन्हें ये नहीं पता हो कि आप उनकी परवाह करते हो। इसका मतलब कि एक लीडर होने के नाते आपको अपने सब्जेक्ट को एम्पैथी दिखाना होगा। आपको उनकी परवाह करनी होगी और उनके साथ कनेक्ट करना होगा। इससे आप उनका भरोसा, रिस्पेक्ट और तारीफ हासिल करेंगे। जितना जल्दी आप उनकी प्रति एम्पैथी डेवलप करेंगे, उतना बेटर होगा। जैसे मान लो आप 40 या 50 की उम्र के लीडर हो। अभी अपनी करंट पोजीशन में एम्पैथी दिखाना शुरू करो। अगर आप एक टफ या स्ट्रिक्ट बॉस भी हैं, तो भी आपके एम्प्लॉयज़ ये समझ जाएंगे कि आप उन्हें हार्डवर्क करने के लिए इतना पुश क्यों कर रहे हो। जब उन्हें एहसास होगा कि आप उनकी परवाह करते हो, तो वो मोटिवेट होंगे और ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल चैलेंजेस भी ले पाएंगे। इस तरह वो अपने टास्क में अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर होंगे। याद रखें, आपको एम्पैथी एक्सप्रेस करना है, ना कि सिर्फ बुरे वक्त में, बल्कि अच्छे वक्त में भी। जैसे किसी एम्प्लॉई का प्रमोशन होने पर, शादी या बच्चा होने पर, या किसी बीमारी से ठीक होने पर एम्पैथी दिखाते हुए उनसे नर्म लहजे में बात कर सकते हो। उनके अच्छे और बुरे मोमेंट्स में उनसे कनेक्ट करने के मौके ढूंढो। टीम मेंबर्स के बीच में एक दूसरे के लिए एम्पैथी होनी चाहिए। आप शायद ये बोलें कि आपके वर्कप्लेस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप खुद को कमज़ोर दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी टीम में सबसे पहले एम्पैथी दिखाकर सबसे कमाल के इंसान बन सकते हैं। नया ट्रेंड सेट करो। एम्पैथी दिखाकर आप अपने कोलीग्स की वफादारी, भरोसा और रिस्पेक्ट हासिल कर पाएंगे। ये एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ये टीम वर्क को बढ़ावा देगी। एम्पैथी लोगों को जोड़ती है और उनके बीच के मतभेद को दूर करने में हेल्प करती है। अपने कोलीग्स के प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाएं, जल्द ही ये हर तरफ फैल जाएगा। फ्यूचर प्रूफ योर करियर। रॉनी स्क्रूवाला से अक्सर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उनका जवाब हमेशा सेम रहा है। रॉनी मानते हैं कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक अब तक नहीं सीखा है और उनसे अब तक सबसे बड़ी गलती नहीं हुई है।
जब आप इस तरह की सोच रखते हो तो आपका माइंड जिंदगी भर इम्प्रूवमेंट के लिए खुला रहता है। आप ये मान लेते हैं कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे रॉनी मार्केटिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, जहां नंबर्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो खुद को कमज़ोर मानते हैं। यही वजह है कि वो इन टॉपिक्स पर और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमेशा सीखते रहने का मतलब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और अपनी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स की नॉलेज रखना। हो सकता है कि आप अपने करंट फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते होंगे, या एक अलग जॉब में कुछ और सीखना चाहते होंगे, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते होंगे। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने का मतलब है उसे अनसर्टेनिटी से बचाना। इसका एक ही तरीका है कि आप जीवन भर के लिए एक लर्नर बन जाओ। जल्द ही आपको एहसास होगा कि आप इस टास्क के लिए बेस्ट नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी या टैलेंट पहुंच चुका हो। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए किसी क्राइसिस या अपने सीनियर्स के फीडबैक का इंतजार मत करो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए जो करना है अभी करो। कई लोगों को लगता है कि लगातार सीखते रहना बेकार की चीज़ है। वो सोचते हैं कि सिर्फ कॉलेज डिग्री का होना ही काफ़ी है, इसलिए एक्स्ट्रा कोर्स पर पैसा और टाइम वेस्ट करना बेकार है। लेकिन ये माइंडसेट रिस्की है। इन लोगों को पता नहीं है कि ग्लोबल वर्कफोर्स कैसे चेंज हो रहा है। अगर लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी जॉब जा सकती है। लोगों को अपने काम में स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट बनना होगा, वरना उनकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। हमारे पेरेंट्स और दादा दादी बिना एडिशनल ट्रेनिंग लिए सालों साल एक ही जॉब करते रहते थे, लेकिन आज की करंट जनरेशन के साथ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। हम यहाँ ज़्यादा डिग्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादा स्किल्स की बात कर रहे हैं। याद रखें, जॉब से निकाले जाने की कीमत उस टाइम और पैसे के मुकाबले कहीं ज़्यादा है जो आप खुद को अपग्रेड करने के लिए लगाएंगे। इसलिए हमेशा अपने फील्ड में नए स्किल सीखने के मौके ढूंढें। जैसे आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आपका फोकस है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया ऐड डालना। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सीखकर भी अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होंगे। आप डीप लर्निंग भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ बुक्स पढ़ना और वीडियोस देखना काफ़ी नहीं है। आप एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एक्सपर्ट से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मान लो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ए और बी। एम्प्लॉय ए के पास 3 कोर स्किल्स हैं, जबकि एम्प्लॉय बी के पास 6। दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन एम्प्लॉय बी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम और एफर्ट देकर ज़्यादा स्किल्स सीखे हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब बोरिंग लगती है या वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका काम कंपनी या उनके कस्टमर्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि वो डेली सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं और उन्हें अपने काम में चैलेंज फील करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसका एक अच्छा सल्यूशन ये है कि किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा लो, ताकि आपको नए टीम मेंबर्स के साथ नई स्किल सीखने का मौका मिले। दूसरा सल्यूशन ये है कि अपने बॉस से पूछो कि क्या आप अपनी चॉइस के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। अगर वो मना भी कर दें तो कम से कम आपको ये तो लगेगा कि आपने नई जिम्मेदारी लेने के लिए पहल तो की। नया नॉलेज और स्किल्स के सोर्स ढूंढते रहो और जीवन भर सीखने का जज्बा रखो। स्टेबिलिटी इज अ स्लिपरी स्लोप। इस चैप्टर में हम स्टेबल करियर ग्रोथ वर्सेस हाई करियर ग्रोथ पर डिस्कस करेंगे। स्टेबल करियर ग्रोथ का मतलब है वर्कप्लेस में एक सेफ, सिक्योर, स्लो और स्टेडी डेवलपमेंट। यही चीज़ हमारे पेरेंट्स और दादा दादी ने एक्सपीरियंस की थी। लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम इस स्टेबिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारी आंखों के सामने एक पूरी इंडस्ट्री उठती है और गिर जाती है। अगर कंपनियां और इंडस्ट्रीज ही स्टेबल नहीं हैं, तो आप इसे अपनी जॉब में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए आपको हाई करियर ग्रोथ के साथ खुद को बचाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही स्टेबल करियर ग्रोथ मिल सकती है। 10 to 25% से वर्कफोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में है। इनमें आगे बढ़ने का एक स्ट्रक्चर्ड सीढ़ी होती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है। अपनी परफॉर्मेंस को 1 to 10 में रेटिंग दो। ज़्यादातर लोग हर दिन 5 का टारगेट लेकर काम पर जाते हैं। वो नोटिस में नहीं आना चाहते, ना पॉजिटिवली और ना ही नेगेटिवली। ये लोग सोचते हैं कि बीच में रहना ही सबसे सेफ और ज़्यादा स्टेबल करियर अप्रोच होता है, लेकिन असल में एवरेज होना ज़्यादा रिस्की होता है। जब मैनेजर्स परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हो तो आपका बॉस सोचेगा कि आप कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और किसी नए एम्प्लॉय से आपको ईजिली बदला जा सकता है।
कंपनी अगर बेहतर स्किल्स वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करेगी तो उनके पैसे भी बचेंगे, तो वो भला आपकी खराब परफॉर्मेंस के लिए आपको क्यों पे करते रहेंगे? तो देखा आपने, खुद को वैल्यूएबल बनाना कितना ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे उतना बेटर होगा। हाई करियर ग्रोथ का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी लेना और जीवन भर सीखने के लिए सीरियस होना। इस बात का इंतज़ार मत करो कि कंपनी आपको ग्रो करने का मौका देगी, बल्कि आपको मौका खुद क्रिएट करना है और आगे बढ़ना है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही काफ़ी काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम ईजिली थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। इसका सलूशन ये है कि आप खुद से नई जिम्मेदारी लें और उन्हें पूरा करें। ऐसा करके आप नई एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, आपको कंपनी में ग्रो करने और सीखने का मौका मिलेगा और लोग आपको नोटिस करेंगे। हाई करियर ग्रोथ चूज करने का ये मतलब नहीं है कि आप एम्बिशियस हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपनी करियर की फिक्र है। इंडस्ट्री में डेली अपडेटेड स्किल्स और नॉलेज के साथ फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं। अपने बॉस को ये साबित करो कि आप कंपनी में रहना और ज़्यादा सैलरी पाना डिजर्व करते हैं। हर दिन आपके लिए आगे बढ़ने, ज़्यादा सीखने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देता है। एक्स्ट्रा टास्क के लिए खुद आगे बढ़कर वॉलंटियर करो। अपनी इंडस्ट्री के बारे में नए नए आर्टिकल्स पढ़ो, लीडर्स और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखिए, अपनी फील्ड की लेटेस्ट टेक्निक सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करो। ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, आपको हाई करियर ग्रोथ को एक हैबिट बनाना है। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, आप और ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किल्ड होते जाएंगे। आप बड़ी जिम्मेदारी लेने लायक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बनेंगे। इस तरह अपने करियर को बचाने के अलावा आप और भी कॉन्फिडेंट और सैटिस्फाइड फील करेंगे। आप शायद ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर अपने पेरेंट्स, पार्टनर या बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आपके पास सीखने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता है, ना ही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। लेकिन अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप हाई करियर ग्रोथ को टारगेट रखें। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आपकी जॉब कभी नहीं छूटेगी, बल्कि आपको प्रमोशन के साथ ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। रॉनी स्क्रूवाला लोगों को हायर करते वक्त उनके अंदर सिर्फ दो मेन क्वालिटी देखते हैं। पहला, एटीट्यूड। जिस इंसान के अंदर हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है और हार्ड वर्किंग होता है। वो अपने कलीग्स की बात सुनता है और नए आइडियाज़ और स्किल्स के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहता है। वो ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होता है। वो चैलेंजेस का सामना बड़ी शांति और इफ़ेक्टिव तरीके से करता है। वो सबकी रिस्पेक्ट करता है और टीम वर्क का एटीट्यूड रखता है, और वो डेली हाई ग्रोथ माइंडसेट अप्लाई करता है। सेकंड क्वालिटी जो रॉनी देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। जिन लोगों के अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो अपनी टीम के चैलेंजेस की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं और तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें बदले में क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो पूरी टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने में वो इतने बिजी होते हैं कि दूसरों को ब्लेम करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए उन्हें हायर किया जाता है और कंपनी में हाई पोजीशन दी जाती है। फ्रॉम क्लैश टू कनेक्शंस। लाइफ और वर्क में बहस या झगड़े को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। रिश्ते तभी बरकरार रहेंगे जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता करना सीखेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी तरह के लोग होते हैं तो जाहिर है उनमें से कुछ आपस में बिना वजह टकराएंगे भी। अगर आपका अपने बॉस या कलीग से झगड़ा हो गया है तो ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए। शांत हो जाओ, जो आपने कहा या किया उस पर विचार करो। क्या आपका टोन खराब था या आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या आप अपनी उम्मीदों या इंस्ट्रक्शंस को लेकर क्लियर नहीं थे? ऐसे एरियाज को पहचानो जहां आप अपनी अप्रोच को इम्प्रूव कर सकते थे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो, जिन्हें आपने हर्ट किया है उनसे माफ़ी मांगो, और फाइनली बीती बातें भूलकर आगे बढ़ो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सबकी लाइफ में कुछ दिन बुरे ही गुजरते हैं। आई एम सॉरी कहना बहुत पावरफुल चीज़ है, खासकर तब जब आप उसे पूरी ईमानदारी से कहते हैं। आपका माफ़ी मांगना ये दिखाता है कि आप हम्बल और एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। ये दिखाता है कि आपके साथ काम करना ईजी है और आप टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जब लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ कर दो। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ। याद रहे, काइंडनेस लाइफ में बहुत काम आती है। चाहे आप अपने बॉस को कितना भी नापसंद करें, तो भी उन्हें अपनी टीम में अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। नए लोगों को हायर और ट्रेन करने में टाइम और पैसा दोनों लगता है, और ये भी पॉसिबल है कि नई एम्प्लॉयज़ कंपनी के कल्चर में फिट ना हो पाए।
इसलिए एक स्ट्रिक्ट गरम मिजाज बॉस बनने का आइडिया जो डेली लोगों को जॉब से फायर करता है, रियल लाइफ में काम नहीं करता। अब आप अपने बॉस की नज़र में आने के लिए क्या कर सकते हो? आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो? तो यहाँ हम एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं। किसी भी बॉस को एडवाइस देना बहुत पसंद होता है। वो अपने नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हैं, खासकर जब आप उन्हें ठीक से अप्रोच करते हैं। हम बताते हैं ये कैसे कहना है। सर, मुझे एक चीज़ के बारे में आपकी एडवाइस चाहिए थी। इसके बाद अपनी प्रॉब्लम उनके सामने क्लियरली रखो। फिर बात ऐसे ख़त्म करो, मैंने नोटिस किया है कि आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। मैं ये देख रहा था कि आप इस बारे में मुझे कुछ एडवाइस दे पाएंगे। बस इतना कहकर चुप हो जाओ और अपने बॉस को सोचने का टाइम दो। ये अप्रोच वहाँ भी काम करता है जब आपने अपने काम में कोई डेडलाइन या टारगेट मिस कर दिया हो। आप अपने बॉस को बोल सकते हैं, मैं इस महीने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि मेरे सामने ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। इसके बाद उन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करो और अपनी बात कुछ यूं खत्म करो, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है कि मैं इन मुद्दों को सुलझाऊं ताकि ये दोबारा ना हो। इस तरह कहकर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। अपने बॉस से एडवाइस मांगकर आप उन्हें अच्छा फील करवा रहे हैं और इस बात के लिए वो आपको हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए कुछ और टिप्स भी हैं। अगर आपकी टीम में ऑफिस ड्रामा चल रहा है तो किसी की भी साइड ना लें। अपनी टीम मेंबर्स से कहें कि आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आप किसी को जज नहीं कर पाएंगे। अगर टीम में फेवरेटिज्म और क्रोनिज्म यानी भेदभाव या भाई भतीजावाद का माहौल है तो भी आप एक्सेल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, चाहे आप बॉस के फेवरेट या रिश्तेदार ना भी हों। लेकिन हाँ, आपको किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। फाइनली, अगर आपकी पेरेंट्स या पार्टनर चाहते हैं कि आप काम से घर जल्दी लौटें, तो उनसे बात करें और समझाएं कि आपके लिए काम के बाद कुछ टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिताना भी ज़रूरी है ताकि आपके बीच एक बॉन्ड बन सके। डिनर या किसी फन एक्टिविटी के लिए 1 या 2 घंटे निकालना ये दिखाता है कि आप अपनी टीम के बीच आपसी बॉन्डिंग को कितना वैल्यू देते हो। सीक गाइडेंस नॉट क्रचेस। रोनी स्क्रूवाला का कोई मेंटर यानी गुरु नहीं था। उन्हें ऐसा कोई समझदार शख्स नहीं मिला जो उन्हें पहाड़ पर ले जाकर सक्सेस के सीक्रेट सिखाता। लेकिन रोनी ने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा जिन्होंने उनसे मुश्किल सवाल पूछे थे। उनके लिए काम के सवाल पूछना ही मेंटरशिप का बेस्ट फॉर्म है। मुश्किल सवाल आपके माइंड को चैलेंज करते हैं या आपको आइडियाज़ को देखने, गहराई से सोचने में हेल्प करते हैं, आपके फोकस को शार्प बनाते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए इनकरेज करते हैं। एक होता है ट्यूटर ट्रैप। इसका मतलब है किसी मेंटर पर डिपेंडेंट हो जाना जो आपको नॉलेज दे और बताए कि क्या करना है। स्कूल में हमारे पास टीचर्स होते हैं जो हमें हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते हैं और हमारा टेस्ट लेते हैं। काम पर भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमें डबल चेक करेगा और हमारी गलतियां करेक्ट करेगा। लेकिन इस माइंडसेट के साथ आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अच्छा मेंटर वो होता है जो आपको खुद अपनी डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करता है। एक अच्छे मेंटर की कुछ खूबियां होती हैं। पहला, उनका आपसे उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। रोनी स्क्रूवाला यंग लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। वो उनसे अनप्रिडिक्टेबल, मासूम और कई बार ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और ये उन्हें इंपॉर्टेंट चीज़ों का एहसास कराता है। दूसरी चीज़, एक अच्छे मेंटर को कई सालों के एक्सपीरियंस वाला एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये कि वो इंसान आपसे अलग तरह से सोचता हो। वो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था या जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया था। जैसे अगर आप हाईली एनालिटिकल हैं तो आपको किसी ऐसे मेंटर की ज़रूरत है जो क्रिएटिव और इंट्यूटिव हो। ये इंसान आपको चीज़ों को अलग एंगल से देखने में हेल्प करेगा। थर्ड, ये ज़रूरी नहीं कि आपका मेंटर सेम कंपनी या इंडस्ट्री से हो, बल्कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस इंसान के वैल्यूज़ और डिसीजंस को पसंद करते हो। आप अपने किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, स्पिरिचुअल लीडर या स्पोर्ट्स कोच को मेंटर बना सकते हो। और लास्ट में, ये ज़रूरी है कि वो एक अच्छे लिसनर हों। वो आपसे चैलेंजिंग सवाल पूछेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक अच्छा मेंटर चाहेगा कि आप सीखें, इसलिए वो कभी आपको जवाब नहीं देगा या आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। किसी को मेंटर बनने के लिए पूछने का बेस्ट तरीका यह है कि सर, मुझे आपके सोचने और डिसीजन लेने का तरीका बहुत पसंद है, क्या मैं आपको अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। ये दिखाता है कि आप उनके काम को पसंद करते हैं और उनके टाइम की कद्र करते हैं। मीटिंग से पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं। मीटिंग में टाइम से पहुंचो और उनका शेड्यूल फॉलो करो। आपके मेंटर जो भी आइडियाज़ या सजेशन दे उन्हें लिख लो, और हाँ, उन्हें थैंक यू कहना मत भूलना।
जैसे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया, आपने जो बताया और मुझसे जो सवाल पूछे उन पर मैं ज़रूर गौर करूँगा। और आखिर में आप खुद भी दूसरों के मेंटर बन सकते हैं। एक मेंटर बनने में ज़्यादा टाइम और एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 मिनट की बातचीत ही काफ़ी है। आपको सामने वाले से कुछ स्मार्ट सवाल पूछने होंगे और उन्हें सोचने और डिसीजन लेने में हेल्प करनी होगी। वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि जब उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत थी तो आपने उनकी मदद की थी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।